कि चीन में अफीम का व्यापार को वैध घोषित कर दिया गया। क्या घोषित कर दिया गया? वैध, यानी कानूनी रूप से व्यापार कर सकते हैं। कौन व्यापार कर सकते हैं? अंग्रेज। आज हम लोग बात करने वाले हैं बीए पार्ट 2 हिस्ट्री ऑनर्स का पेपर 4 का। ये चैप्टर 1 है और चैप्टर 1 आज पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा और जिसमें हम इसका लॉन्ग क्वेश्चन कर रहे थे, सब्जेक्टिव क्वेश्चन कर रहे थे और 2 सब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो पहला वाला सब्जेक्टिव क्वेश्चन कर लिए, दूसरा सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। यानी कि पहला भी महत्वपूर्ण था, ये दूसरा भी महत्वपूर्ण है। और इसको लिखेंगे कैसे? एक और बात समझिए, जो भी आप सब्जेक्टिव क्वेश्चन एग्जाम में लिखेंगे कम से कम 13 से 14 पेज में होना चाहिए। सिर्फ इतना ही नहीं लिखना। हम सिर्फ इसलिए इतना बताते हैं कि ये बातें लिखी जा सकती है, ये पॉइंट लिखा जा सकता है। एक में जितना हम बताते हैं उतना नहीं, बढ़ाकर और ज्यादा उसमें आंसर लिखना होता है। हम सिर्फ ये बताते हैं कि आपको याद ये पॉइंट कर लेना है, ये पॉइंट कर लेना है, इसमें और बढ़ाकर ज्यादा लिखना और करके ज्यादा लिखना। मतलब कम से कम तो ये 13 से 14 वो पेज में होना चाहिए आपका आंसर। इससे कम मत लिखिएगा और इससे हल्का सा कम, मान लीजिए 12 से 13 पेज, अब इससे कम मत लिखिएगा। कम से कम 13-14 पेज में होना चाहिए, वो भी बढ़िया साफ, एकदम साफ आंसर होना चाहिए। कैसे होगा अभी आगे हम बताएंगे। चलिए तो हम लोग शुरू करते हैं। और देखिए ये क्वेश्चन क्या है, ये अंतिम इस चैप्टर का क्वेश्चन, उसके बाद हम लोग अब अगला चैप्टर चालू करेंगे। क्वेश्चन क्या है कि द्वितीय अफीम युद्ध के कारणों की चर्चा करें। या क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि द्वितीय अफीम युद्ध को कारणों की विवेचना करें, ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। शुरू में इंट्रोडक्शन लिखते हैं, उसके बाद फिर बॉडी पार्ट, उसके बाद कंक्लूजन। तो ये कंक्लूजन अंतिम में लिखेंगे। क्या यहाँ से शुरू कहां से करेंगे? प्रथम अफीम युद्ध को जीतने के बाद अंग्रेजों का मनोबल में अधिक वृद्धि हुई, जिसके कारण वे लोग चीन में अपनी मनमानी करने लगे। जिसके कारण वो चीन में अपनी मनमानी करने लगे। इतना लिख लिया, हम इतना आपको बताते हैं, आपको थोड़ा बड़ा बनाकर लिखना है। अब इसमें और क्या लिखेंगे? जिसके कारण मनमानी करने लगे, जिसके कारण वे लोग चीन में मनमानी करने लगे। और वहां के लोगों को, यहाँ पर क्या लिखेंगे? और वहां के लोगों को बंधक बनाकर, वहां के लोगों को बंधक बनाकर, स्थानीय निवासियों को बंधक बनाकर दूसरे देशों में काम करवाने के लिए अंग्रेज ले जाने लगे, जिसके कारण लोगों के बीच में विद्रोह की भावना भड़कने लगी। और पुनः चीन सरकार द्वारा ये निर्णय लिया गया कि द्वितीय अफीम युद्ध पुनः चीन सरकार द्वारा ये निर्णय लिया गया कि अंग्रेजों के प्रति अब कड़ा व्यवहार किया जाए, अंग्रेजों के प्रति अब कड़ा व्यवहार किया जाए, जिसके कारण पुनः द्वितीय अफीम युद्ध की शुरुआत हो गई। और यह युद्ध 1857 से 1860 ईस्वी तक चला, जिसमें पुनः एक बार चीनी सरकार की हार हो गई। उसके बाद क्या लिखेंगे? इसमें और आप बढ़ाकर भी लिख सकते हैं, जो पढ़ाए हैं चैप्टर में पढ़ाए हैं और बढ़ाकर भी आप लिख सकते हैं। द्वितीय अफीम युद्ध के कारण, ऐसे लिखकर अंडरलाइन करेंगे। इसमें लिखेंगे द्वितीय अफीम युद्ध के प्रमुख कारण थे। सबसे पहले लिखेंगे विदेशियों की शरारतें। सबसे पहला कारण था कि विदेशियों की शरारतें बढ़ गई थी, जिसके कारण द्वितीय अफीम युद्ध हो गया। इसमें क्या लिखेंगे? अंग्रेजों द्वारा चीन में मनमानी किए जाने लगा। पहला अवैध रूप से अफीम बेचे जाने लगा। साथ ही वहां के स्थानीय निवासियों को पकड़कर दूसरे देशों में ले जाकर वहां पर काम करवाया जाने लगा, जिसके कारण वहां के लोगों के बीच में विद्रोह की भावना भड़क गई, क्योंकि उनको चीनी सरकार भी मदद नहीं कर पा रही थी। और अंग्रेजों के अलावा अन्य देश के व्यापारी भी चीन में प्रवेश करने लगे और अपनी मनमानी करने लगे। साथ ही अंग्रेजी व्यापारी बंदरगाहों पर भी अपना मनमानी करते थे। उसके बाद इसमें टाइपिंग विद्रोह। ये टाइपिंग विद्रोह क्या था? आप कहेंगे कि इतना कम बता रहे हैं तो हम लोग तो 2-4 पेज में ये तो भर जाएगा। 2-4 पेज में नहीं भरना है, इसको और बड़ा करके लिखना। हम तो सिर्फ ये बताते हैं। आप चैप्टर पढ़े होंगे तो आपका सोच विकसित करना है ना। एग्जाम में ये सब रट कर तो नहीं याद कर सकते, खुद से लिखना पड़ता है और उतना सोच विकसित करना पड़ता है। अब सोच विकसित कैसे होगा? बार इसको पढ़ेंगे, लिखेंगे, खुद से लिखेंगे। आप अगर लिखेंगे ना 3-4 बार तो खुद से आपका सोच विकसित हो जाएगा। इतना
इतना आप सोचने लगेंगे कि इसके आगे आंसर क्या होगा, इसको बढ़ाकर और कैसे लिखा जाएगा, ये सब आपको समझ में आ जाएगा। अगला टाइपिंग विद्रोह, और उसमें कारण में जब चैप्टर पढ़ा रहे तो उसमें बताया था कि अन्य विद्रोह, टाइपिंग विद्रोह ही उसमें प्रमुख था। यह विद्रोह का मुख्य कारण चीनी सरकार थी। चीनी सरकार के प्रथम अफीम युद्ध के हार के बाद ये कमजोरियों का पता वहां के लोगों को चल गया, जिसके बाद वहां के लोगों ने विद्रोह करना शुरू किया। और विद्रोह के बाद विद्रोह का एक और कारण था कि वहां पर अंग्रेजी व्यापारियों द्वारा मनमानी किए जाने लगा और अवैध रूप से वहां पर अफीम बेचे जाने लगा। और वहां के सभी कीमती वस्तुएं, चीनी मिट्टी के बर्तन, रेशम, चाय यहाँ से लेकर जाने लगा और उसके बदले अफीम दिए जाने लगा, जिसके कारण चीन के लोगों के पास धन की कमी होने लगी और भूखमरी, बेरोजगारी वहां पर आने लगी। भूखमरी और बेरोजगारी आने लगी, जिसके कारण वहां के लोगों को अपने ही सरकार के खिलाफ विद्रोह करना पड़ा। बस हो गया। अब जिसके पास भूखमरी रहेगा, बेरोजगारी रहेगा, वो क्या करेगा? करने के लिए कुछ काम ही नहीं होगा, उसके बाद धन नहीं होगा। समझिए ये बात समझिए। सिर्फ अंग्रेज अफीम लेकर दे देते थे और यहाँ सब वस्तु उठाकर लेकर चले जाते। बताइए इन लोगों का खर्च कैसे चलेगा? अफीम से खर्च चलेगा? एगो तो लोग नशे में पड़े हुए हैं, समझिए, एगो तो नशा में पड़ा हुआ है, ऊपर से खर्चा कैसे चलेगा? उसके घर के लोग कैसे खर्चा चलाएंगे? जिसके कारण क्या हुआ, अपने ही मांचू सरकार उस समय कौन थी? मंचू सरकार के खिलाफ विद्रोह की भावना क्या हुई? भड़क गई। और यह विद्रोह एक बड़े विद्रोह के रूप लेने लगा, जिसके कारण चीनी सरकार इस विद्रोह को दबाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही थी, लेकिन ये विद्रोह नहीं दब रहा था। समझिए चीनी सरकार का कैसा हाल हो गया था। इधर से अंग्रेज नहीं मान रहे थे, इधर से ये लोग विद्रोह की भावना भड़काए हुए थे। बताइए दोनों तरफ से कुछ इसको काम ही नहीं कर रहा है इसका, चीनी सरकार का। इधर से अंग्रेज बात नहीं मान रहे, इधर से लोग बात नहीं मान रहे। आगे नई संधि की मांग। देखिए अंग्रेज चाहते थे कि फिर लड़ाई हो और थोड़ा बहुत जो 5 गो बंदरगाह लिए थे ना, तो अब सोचे थे कि बंदरगाह और बढ़ाया जाए और छूट की मात्रा बढ़ाई जाए। क्या किया जाए? और छूट की मात्रा। तो यहाँ पर देखिए नई संधि की मांग इसीलिए कर रहे हैं। संधि की मांग अंडरलाइन करेंगे, इसमें क्या लिखेंगे? अंग्रेजों द्वारा चीनी सरकार से नई संधि की मांग की गई, जिसमें बहुत सारे नए नियम जुड़े हुए थे और बहुत सारे नई सुविधाएं जुड़ी हुई थी। नई सुविधाएं अंग्रेजों द्वारा मांग की गई थी। और ये कहा गया था कि 1842 में जो संधि हुआ है, नानकिन की संधि, उसको खत्म किया जाए और नई सुविधाएं अंग्रेजों को प्रदान की जाए। कि अंग्रेज यहाँ पर नई संधि में कहा था कि अंग्रेज देश में कहीं पर भी घूम सके, अपने धर्म का प्रचार कर सके और ये अफीम का वैध व्यापार कर सके। अवैध नहीं, वैध व्यापार यानी कानूनी रूप से व्यापार कर सके। यही नई संधि में यही मांग अंग्रेजों के द्वारा रखी गई, जिसके बाद ये चीन सरकार द्वारा ये नियम नई संधि को मानने से इनकार कर दिया गया। और जिसके बाद अंग्रेजों द्वारा ये बात की अब घोषणा की गई कि चीनी सरकार द्वारा कोई भी भेजा गया प्रस्ताव अब हम भी नहीं मानेंगे। चीनी सरकार द्वारा भेजा गया कोई भी प्रस्ताव अब नहीं मानेंगे। बस एरो जहाज की घटना, ये तो बता ही थे। एरो जहाज की घटना, ये जहाज कहाँ की थी? चीन की थी। ये चीन की एक जो निवासी था वहां की जहाज थी। तो ये जहाज कहाँ की? तो एरो जहाज की घटना खुद से लिख लीजिए कि ये जहाज जो थी वो चीन के एक व्यक्ति की जहाज थी, लेकिन इसका कैप्टन और इस पर सवार लोग सभी लोग इंग्लैंड के थे। और इसमें एक ऐसा अपराधी था, एक ऐसा डाकू यानी कि अपराधी था जो कई वर्षों से फरार यानी कि गायब था। चीनी सरकार उसको ढूंढ रही थी। चीनी सरकार क्या कर रही थी? ढूंढ रही थी उसको। जब पता चला चीनी सरकार को कि यह एरो जहाज पर है, तो चीनी सरकार के कुछ अधिकारी पहुंचे और डाकू सहित जितने भी अंग्रेजी व्यापारी थे सबको वहां से उठा लिए, बंधक बना लिए और अपने जेल में ले जाकर डाल दिए। जब ये अंग्रेजी सेना द्वारा ये बात कही गई कि हमारे व्यापारियों को छोड़िए, तो ये बात मानने से इनकार कर दिया गया। चीनी सरकार द्वारा बात मानने से इनकार कर दिया गया, जिसके बाद युद्ध प्रारंभ हो गया। इसके बाद युद्ध शुरू हो गया।
अब युद्ध के आपको परिणाम आपको पता ही है, युद्ध में परिणाम क्या हुआ कैसे हुआ, ये तो पता ही है। युद्ध में मतलब जीता कौन हारा कौन, क्योंकि युद्ध इतने सालों तक चला था, कौन जीता कौन हारा तो ये पता ही है। ये फिर से चीन हार गया और इस बार अंग्रेजों का मदद फ्रांस भी कर रहा था, ध्यान रखिएगा। अब आपको परिणाम लिखने के लिए आ जाए, परिणाम लिखने के लिए आए कि क्या क्या परिणाम, तो सबसे पहला परिणाम ये हुआ, फिर से हार गया ना, तो एक नई संधि हुई जिसको पीकिंग की संधि बोलते हैं। पीकिंग की संधि हुई। हारने के बाद क्या हुआ, इसमें क्या लिखा गया, देखिए इसमें क्या लिखा गया कि दोनों लोग समान होंगे। मतलब अंग्रेजी व्यापारी जब चीन के सरकार से द्वारा बात करेंगे तो कोई भी नियम कानून या संधि का कोई भी वहां पर जरूरत नहीं पड़ेगा, कोई भी अभिवादन की जरूरत नहीं है, कोई भी यहाँ पर अभिवादन, यानी कि सभी लोग बराबर हैं, सभी लोग बराबर है। तीसरा बात ये हुआ कि अंग्रेजी व्यापारी कहीं पर भी चीन में घूम सकते थे, कहीं पर भी चीन में घूम सकते थे। चौथा, वह अपना धर्म का प्रचार भी कर सकते थे, धर्म का प्रचार कर सकते थे। उसके बाद फिर पांचवा क्या हुआ, पांचवा ये परिणाम हुए। परिमाण और परिणाम में आप लोग अंतर जानते हैं ना। परिमाण क्या होता है और परिणाम क्या होता है। परिमाण मतलब मात्रा होता है, किसी भी चीज की मात्रा को परिमाण बोलते हैं, और परिणाम मतलब होता है उसका रिजल्ट क्या हुआ, इसको परिणाम बोलते हैं, और परिमाण मतलब मात्रा होता है। तो ये नहीं ये वाला। उसके बाद क्या हुआ कि चीन सरकार को मुआवजा देना पड़ा, अब क्यों मुआवजा देना पड़ा, इसका परिणाम क्या हुआ। अब सभी परिणाम में आप लिखेंगे, जितना इसमें लिखवा रहा है ना अंडरलाइन करके, सबको अंडरलाइन करके उसके बारे में थोड़ा लिखेंगे। चीन सरकार द्वारा मुआवजा, अब इसमें अंडरलाइन करके लिखेंगे कि चीन सरकार द्वारा अंग्रेजों को मुआवजा देना पड़ा, क्योंकि जो अंग्रेजों को क्षति हुई थी द्वितीय अफीम युद्ध में, सभी का भुगतान चीन सरकार को करना पड़ा, जिसके कारण और चीन सरकार के पास धन की कमी हो गई। आगे एक और सबसे मेन पॉइंट ये है कि चीन में अफीम का व्यापार को वैध घोषित कर दिया गया। क्या घोषित कर दिया गया, वैध, यानी कानूनी रूप से व्यापार कर सकते हैं। कौन व्यापार कर सकते हैं, अंग्रेज। कहां पर, चीन में। मेन तो बात लड़ाई इसी के लिए हो रहा था कि वैध घोषित करो, क्योंकि वो फिर भी बेच तो रहे थे ना, फिर भी क्या कर रहे थे, कितना भी वो चीनी सरकार द्वारा फेंकवा दिया गया उनका अफीम पानी में, फिर तो भुगतान तो चीनी सरकार को करना पड़ा ना। अंतिम में यही था ना कि अफीम व्यापार को वैध घोषित कर दिया, कानूनी रूप से सही घोषित कर दिया जाए, चीन सरकार द्वारा ये कर दिया गया, यही इसका परिणाम था। और उसके बाद इसमें आप लिख सकते हैं निष्कर्ष में कि द्वितीय अफीम युद्ध इंग्लैंड के व्यापारी या अंग्रेजी व्यापारी द्वारा या अंग्रेजी सैनिकों द्वारा जीत लिया गया, और इसमें द्वितीय अफीम युद्ध में अंग्रेजों की मदद फ्रांस ने भी किया था, जिसके कारण चीन की हार हो गई। और इस बार नई संधि के तहत चीनी सरकार पर और नए नियम लाद दिए गए, और चीनी सरकार के पास और भी धन की कमी होने लगी। बस खत्म हो गया, ये सारा आंसर खत्म हो गया, सब कुछ खत्म हो गया। अब अगला चैप्टर हम लोग शुरू करेंगे। हमें लगता है कि बहुत अच्छा समझ में आ गया होगा। इसमें कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, आप कमेंट में पूछ सकते हैं, हमें लगता है समझ में आ गया होगा।